यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2021 के 50 क्वेश्चन को ऑलरेडी बताया जा चुका है। उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो भी बता दिया गया है। इसके साथ ही ये आगे के 50 क्वेश्चन हैं, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं वो उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्थायी कृषि जिसे इंग्लिश में पर्माकल्चर भी कहा जाता है, पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह से भिन्न है। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं या 4 चीजें बताई गई हैं। अब इन्हें पढ़ना है, समझना है, फिर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है कि स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। दूसरा है, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की घटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। तीसरा है, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। चौथा है कि मल्च बनाने, जिसे मल्चिंग कहते हैं, इसकी प्रथा स्थायी कृषि में काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, ताड़ तेल जिसे पॉम ऑयल भी कहा जाता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। दूसरा है, ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। तीसरा है, ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जाता है। कथन में कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि यूपीएससी सीएसई ने जो आंसर की दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे आंसर्स बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? चेनाब, झेलम, रावी या सतलज? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सतलुज। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? ये हिमनद हैं या फिर गरान क्षेत्र हैं या फिर मैग्रोव क्षेत्र हैं, रामसार क्षेत्र हैं या फिर लवण झील हैं? तो देखिए यहां पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लवण झील। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 4 नदियों के नाम है। पहला है ब्राह्मणी, दूसरा है नागावली, तीसरा है सुवर्ण रेखा, चौथा है वंशधारा। अब बताना है कि इनमें से कौन सी नदियां हैं जो पूर्वी घाट से निकलती है। यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि नागावली और सुवर्ण रेखा ये पूर्वी घाट से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं। एक कथन है कि वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशन मिशन अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री संस्तरीय, जिसे सी बेड भी कहते हैं, खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। दूसरा दिया हुआ है कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। तीसरा ऑप्शन है दुर्लभ मृदा खनिज, जिसे रेयर अर्थ मिनरल कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधिस्थल पर उपलब्ध है। तो जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है या फिर लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा या फिर अरहर, जिसे रेड ग्राम भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गन्ना। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं। पहला है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागर के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। दूसरा है कि शीतोष्ण क्षेत्र में
पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि जलवायु अनुकूल कृषि के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया हुआ है कि भारत में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज की जो दृष्टिकोण है वह अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। दूसरा दिया हुआ है कि CCAFS परियोजना अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। तीसरा कथन दिया हुआ है कि भारत में स्थित अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान में से एक है। अब बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि पत्ती कूड़ा किसी अन्य जीवोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या फिर अधिपादप के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? शंकुधारी वन का, या फिर शुष्क पर्णपाती वन का, या फिर गरान वन का, या मतलब मैंग्रोव वन का, या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। क्वेश्चन नंबर 61 है सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या फिर कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में कौन सी हैं? पर पहला बताया हुआ है बिलकारी प्राणी और दीमक, दूसरा है अग्नि, तीसरा है चलने वाले तृणभक्षी प्राणी, चौथा है मौसमी वर्षा, पांचवा है मृदा के गुण। बताना है कि ये जो कोड दिए हैं उनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर 61 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 62 है पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, और दूसरा कथन दिया है कि ध्रुवीय हिमाक्षत और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो कथन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि मोरिंगा एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। मोरिंगा को सहजन भी कहते हैं, तो उसका वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। दूसरा है कि इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। तीसरा है कि भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। चौथा है कि भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। पांचवा है कि मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? भूरी वन मृदा, या फिर विदरी ज्वालामुखी चट्टान की वजह से, या फिर ग्रेनाइट या सिस्ट की वजह से, या फिर शेल और चूना पत्थर की वजह से। ये हुई है ऑप्शन नंबर बी, विदरी ज्वालामुखी चट्टान की वजह से। नंबर 65 है कहा गया है कि पुनः संयोजित या फिर रिकॉम्बिनेट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है इन वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है। दूसरा है कि जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक के रूप में किया जाता है। बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, उस पर विचार करिए। पहला कथन दिया हुआ है कि अंडे के इन विट्रो निषेचन से या फिर उससे पहले या उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि किसी संतान में
सूत्रकर्णिका रोग मतलब कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से माना जाता है, ना कि पिता से। बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि बॉल गार्ड फर्स्ट और बॉल गार्ड सेकेंड प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है। पहला, फसली पादपों का क्लोनी प्रवर्धन में। दूसरा है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास में। तीसरा है पादप वृद्धिकर पदार्थों का उत्पादन में। चौथा है जैव उर्वरकों का उत्पादन में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन बात पर निर्भर करता है। ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान, या फिर ढक्कन का भार। जो कूट दिए हैं उसमें बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। 69 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक और विषाणु। जीवाणु को यहाँ बैक्टीरिया कहा जाता है, कवक को फंगस और विषाणु को वायरस। बताना है कि इन तीनों में से कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है कौन कौन को। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 है, दो कथन दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन है कि एडिनो वायरस में एकल तंतु डीएनए जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरस में द्वितंतु डीएनए जीनोम होते हैं। दूसरा कथन है कि कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, जल किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवी है, या फिर यह ऊष्मा का सुचालक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, यह हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसकी प्रकृति द्विध्रुवी है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में बताना है कि सोडियम बत्तियां और एलईडी बत्तियां, इन दोनों में किस तरीके से ये दोनों भिन्न हैं। पहला है कि सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु एलईडी बत्तियों में से ऐसा नहीं होता है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक है। तीसरा है कि सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं प्रदान करती हैं। बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसमें पहला और तीसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, ACE2 का पद उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों में पुनः स्थापित जीन के रूप में, भारत की निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास के रूप में, वन्य प्राणियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो कॉलर के रूप में, या फिर विषाणु जनित रोगों का प्रसार है उसके रूप में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 74 है कि बिस्फिनॉल ए, जिसे BPA कहा जाता है, जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के संदर्भ में एक संरचनात्मक या मुख्य घटक है। ऑप्शंस हैं कि निम्न घनत्व वाले पॉलीएथिलीन, दूसरा है पॉलीकार्बोनेट, तीसरा है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, और इसके बाद चौथा है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस में ट्राइक्लोजन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। खाद्य परिरक्षक, फल पकाने वाले पदार्थ, पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र, या फिर प्रसाधन सामग्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रसाधन सामग्री। नंबर 76 है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है कि तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं। दूसरा है तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। तीसरा है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। चौथा, प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 है,
हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? पहला कथन है कि जहां एक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन 78 है कि संघ सरकार के संदर्भ में कथन दिए हुए बताइए कौन सा सही है। पहला कथन है कि एन गोपाल स्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। दूसरा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। कौन सा कथन सही है बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका उत्तर केवल बी सही है। ऑप्शन नंबर 79 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 80 में कुछ गलतियां होने की वजह से उसे ड्रॉप कर दिया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। दूसरा है कि शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थान को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। तीसरा है कि शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा और सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। जितने कथन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शंस है वो है दूसरा और तीसरा कथन है सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही है। कि भारत के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, बताइए कौन सा सही है। पहला कथन है कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। दूसरा है कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारत के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन सही है। विचार करना है। पहला कथन है कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा है कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 है राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण या फिर नोडल एजेंसी है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85 है कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 86 है भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? पहला, न्यायालय की स्वतंत्रता सुरक्षित है। दूसरा है संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। तीसरा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। और चौथा है मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है।
दूसरा है एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने या फिर अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखता है। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। और डी है कि एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो जो इसका उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सही। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो पहला है कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरा है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा है कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार, शक्तियों का पृथक्करण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता के अधिकार का, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का, स्वतंत्रता के अधिकार का या फिर कल्याण की अवधारणा का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का। नंबर 92 है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? पहला है कि यह वैधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा है कि यह वैधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, या फिर यह ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, चौथा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 94 है, सांविधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, दूसरा है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो 94 का है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है? पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप, दूसरा है वाद्य यंत्र, तीसरा है प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रकला और चौथा है जनजातीय भाषा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर ध्यान देना, इसमें यह बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। 3 कथन है। पहला कथन है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। दूसरा है कि 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। तीसरा है किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब तीनों ही कथन यहाँ पर सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 97 है जिसमें 2 कथन दिए हुए हैं, बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि, जिसे UNCDF कहा जाता है, और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद के विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है।
इसके अलावा दूसरा कथन है कि शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98 है कि वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे। दूसरा है, अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है। तीसरा है, अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया है। दूसरा है, इस ओलंपिक में स्मार्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और इसके अलावा कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। दूसरा है कि न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि इसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ना तो कथन 1 सही था ना तो 2, तो इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी।